राधे राधे बच्चों। 12th स्टैंडर्ड फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस चैप्टर के लेक्चर में हम विद्युत क्षेत्र और ये और किन किन प्रकार के आवेश रचनाओं के कारण उत्पन्न हो सकता है उसको पढ़ेंगे। मतलब बिंदुवत आवेश के कारण, बहुत सारे आवेशों के कारण, विद्युत डाइपोल के कारण। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद्युत क्षेत्र। हम इस वैद्युत क्षेत्र को सबसे पहले समझ लें। वैद्युत मतलब जुड़ा हुआ है आवेशों से, वो तो हमको मालूम पड़ गया। क्षेत्र को भी अलग रूप से हम जानते ही हैं कि क्षेत्र एक्चुअल में होता क्या है, आसपास का विस्तार। तो वैद्युत क्षेत्र, तो चलो इसको हम एक सिंपल उदाहरण से समझ लें। जैसे ये कोई व्यक्ति है, अगर ये वायलिन को बजा रहा है तो इसके आसपास के विस्तार में इसकी ध्वनि को सुनी जा सकती है। हम मान लें कि जो आवाज़ उत्पन्न करने वाला यहाँ पे यंत्र वायलिन है वो यहाँ है, और आप इसकी ध्वनि को सुनने के लिए इससे धीमे धीमे दूर जा रहे हैं। तो इतने विस्तार में आप अगर इसकी ध्वनि सुन सकते हो, आप धीमे धीमे और दूर जा रहे हो और दूर जा रहे हो। एक निश्चित अंतर तक पहुँचने के बाद आप इसकी ध्वनि को सुनना बंद कर दोगे, मीन्स आपको इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस वायलिन की आवाज़ इसके आसपास के जितने विस्तार में अनुभव की जा सकती हो, उस विस्तार को इसका ध्वनि क्षेत्र कहेंगे या फिर इसका इफेक्टिव एरिया कहेंगे। हम एक और उदाहरण ले लें। जैसे कि सपोज यहाँ कोई अलाव जल रही है, बोनफायर। अब इस बोनफायर के आप एकदम करीब अगर खड़े हैं, हम कल्पना कर रहे हैं ऐसे कि सपोज़ आप यहाँ खड़े हैं, तो आपको इसके ऊष्मा का अनुभव होगा, बिल्कुल होगा। थोड़ा दूर आ गए तब भी होगा, लेकिन थोड़ा मात्रा कम हो जाएगी। और दूर चले गए ये इफ़ेक्ट और कम हो जाएगी, और दूर चले गए ये इफ़ेक्ट और कम हो जाएगी। एक निश्चित अंतर के बाद आप इसकी गर्मी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो फिर से भी बात आ गई कि इस जलती हुई आग के आसपास के जितने विस्तार में इसकी गर्मी का अनुभव किया जा सके, उसे इसका ऊष्मीय क्षेत्र कहेंगे। तो अगर इसी प्रकार से मैं वैद्युत क्षेत्र को समझूं तो क्या होता है कि किसी बिंदुवत विद्युत आवेश अथवा आवेश समूह के आसपास के जितने विस्तार में अन्य आवेश द्वारा विद्युत बल का अनुभव किया जा सके, उस विस्तार को दिए गए आवेश समूह का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हमने कल्पना कर ली कि यहाँ पे कोई आवेश है, मैं इस आवेश का नाम Q दे दूँ। अब इसके आसपास के विस्तार में तो हमने ये इसके आसपास का विस्तार कल्पित कर लिया। यहाँ पे मैंने कोई बिंदु रखा और उस पर एक आवेश Q0 रख लिया। तो ये आवेश क्या करेगा, इसके ऊपर एक बल लगाएगा। ये बल क्या होगा, अपाकर्षी बल होगा, विद्युत अपाकर्षी बल। तो इस आवेश पे जो भी बल लग रहा होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र। लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र आसपास के विस्तार को तो कहा हमने, लेकिन हर बिंदु पर इसके मान का जो मान होगा वो बदलता जाएगा, वो कीमत बदलेगी, वो फिक्स नहीं रहेगी। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि इस बिंदु पर मैंने आवेश रखा तो मुझे बल का मान मिला और क्षेत्र का भी माहिती मिली। अगर मैं इस आवेश को हटा लूँ यहाँ से, तो क्या इसका क्षेत्र नहीं होगा? होगा। लेकिन इसकी जो प्रबलता है उसको जानने के लिए हमने इस आवेश की हेल्प ली। तो अगर मैं वैद्युत क्षेत्र को अच्छे से परिभाषित करूं, तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात क्या है, वो उस बिंदु पर रहे एकांक आवेश पर लगने वाला बल। अगर मैं इस आवेश के मान को एकांक ले लूं तो ये बल और वैद्युत क्षेत्र का मान दोनों समान आ जाएगा। इसलिए क्या होगा, इस आवेश के मान से मुझे भाग देना पड़ेगा। तो अगर हम इसकी परिभाषा बनाएं तो हो सकता है कि किसी
बिंदुवत आवेश के आसपास के विस्तार में किसी बिंदु पर आए एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो ये हमने एक छोटी सी परिभाषा और एक सूत्र बनाया कि E बराबर F/Q होता है। अब यहाँ पे कुछ मुद्दे समझ लें। वेक्टर E की दिशा क्या, तो वेक्टर F की दिशा में ही होता है। दोनों की दिशा समान होती बेटा। E का मात्रक क्या हो जाएगा, तो न्यूटन पर कूलम। तो इसका अगर मैं V में सूत्र बनाऊं तो न्यूटन के लिए आपको मालूम है M1 L1 T-2। कूलम के लिए बच्चों A1 T1। आंसर क्या आ जाएगा, M1 L1 T-3 A-1। अभी जो आवेश हमने यूज़ किए हैं कौन सा, एक तो हमारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वो, और ये दूसरा कौन सा है जिसका उपयोग करके हमने विद्युत क्षेत्र की प्रबलता की जांच की। तो सरल भाषा में कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं रहेगा तब भी क्षेत्र की तीव्रता वही रहेगी, लेकिन जांच करने के लिए इसको लेके आना पड़ा। आप मेरी बात समझ चुके होंगे मुझे लग रहा है। लेकिन अगर हम इसे लाए ही नहीं तो मैं इसकी जांच नहीं कर पाऊंगा, और अगर एक बार जांच कर लिया तो बार बार इसको लाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बार लाने के बाद फिक्स हो जाएगा। इस विद्युत क्षेत्र के संदर्भ में कुछ टिप्पणियां भी हैं। पहला आता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला आवेश स्रोत आवेश कहलाता है, एवं जिस आवेश की मदद से विद्युत क्षेत्र का परीक्षण करते हैं उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे समझाएं तो यहाँ पे जो कैपिटल Q था वो हमारा क्या हो जाएगा, स्रोत आवेश, और जो Q0 हमने लिया वो क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश। ठीक है ना, तो एक हो गया स्रोत आवेश और एक हो गया परीक्षण आवेश। यहाँ पर ये परीक्षण आवेश जितना हो सके उतना छोटा होना चाहिए। हम जिस आवेश को लाकर परीक्षण कर रहे हैं वो बहुत छोटा होना चाहिए। जैसे हम मान लें यहाँ पर कि ये किसी एरिया का गुंडा है, विलन। अब इसकी ताकत अपने आसपास के विस्तार में कितनी है उसकी जांच कैसे हो सकती है, उसकी जांच ऐसे हो सकती है कि उस गुंडे के क्षेत्र में, एरिया में हम किसी मामूली व्यक्ति को लाके रख दें तो जितना इसके ऊपर बल लगाएगा उससे मैं इसकी ताकत का अनुभव कर सकता हूँ। तो जिसको लाया गया है परीक्षण के लिए, इस गुंडे की ताकत की जांच करने के लिए, वो मामूली व्यक्ति होना चाहिए। वो जितना मामूली व्यक्ति होगा उतना ज़्यादा मैं इसकी क्षेत्र की तीव्रता जान सकता हूँ। अब तुमने बोला कि इस एरिया का गुंडा है और यहाँ पे परीक्षण के लिए तुम उस एरिया के कमिश्नर को ले आए, वहाँ के जो अधिकारी हैं पुलिस के उनको लेके आ गया, इससे बड़े किसी गुंडे को ले आए, तब तो असंभव ही अपने क्षेत्र की तीव्रता दिखा पाएगा। अर्थात परीक्षण आवेश इतना छोटा होना चाहिए कि वो स्रोत आवेश को ना डिस्टर्ब करे और साथ ही साथ उससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को भी डिस्टर्ब ना करे। तो अगर हम यहाँ पर इसे लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 होना चाहिए। किस केस में, इस वाले केस में। तब हम विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को अच्छी तरह से पा सकते हैं किसी बिंदु पर। मतलब Q0 जितना हो सके उतना छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे Q0 टेंड्स टू 0 का कोई अर्थ नहीं बनता। यहाँ पर
सीधी सी बात है कि क्यू नॉट छोटे में छोटा कितना होना चाहिए, तो इतना ही हो सकता, इससे छोटा हो भी नहीं सकता, क्योंकि सबसे मूलभूत आवेश का मान ही ई है, दैट इज ई इज इक्वल्स टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर तुमको परीक्षण आवेश के बारे में मालूम पड़ गया, स्रोत आवेश के बारे में मालूम पड़ गया, ये भी हमने जान लिया कि परीक्षण आवेश बहुत छोटा क्यों होना चाहिए, कि वो स्रोत आवेश को न तो परिवर्तित कर दे और साथ ही साथ उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को भी कहीं परिवर्तित ना कर दे, यही कारण है इसका। अगला मुद्दा है दूसरा नंबर, विद्युत क्षेत्र ई की परिभाषा स्रोत आवेश के पद में की जाती है, परंतु यह स्रोत आवेश पर निर्भर नहीं है, यह स्थिति सदिश आर पर निर्भर करता है। अगर हम इस मुद्दे को समझें, यहाँ पे क्या कहा गया कि जब मैं परिभाषा देता हूँ ई की, तो मैं हमेशा इस क्यू नॉट का जिक्र करूँगा। याद है ना कि किसी बिंदु पर रहे एकांक धन आवेश पर लगने वाला विद्युत बल वहाँ का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दर्शाता है, लेकिन ये इस पर आधारित नहीं है, ध्यान रखना। देख लीजिए किस तरह से, वेक्टर ई आर, वहाँ पर मैंने क्यू नॉट लिखा, एफ का फॉर्मूला क्या, तो एफ का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे इकाई सदिश लगा दूँ, ये क्यू नॉट पे लगने वाला बल है, इसको कैंसिल कर दिया हमने और क्या बन गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ पे कहीं पर भी परीक्षण आवेश नहीं आया, परिभाषा में उसकी ज़रूरत है लेकिन एक्चुअल में उस पर आधारित नहीं है। जैसे हमने बात की, गुंडा जो है इसकी ताकत ज़्यादा है, इसकी ताकत कितनी है देखने के लिए हमने इस व्यक्ति को यहाँ पे रखा, मतलब व्यक्ति घर चला जाएगा उसकी ताकत गायब नहीं हो जाएगी, वो तो रहेगी ही रहेगी। मतलब परिभाषित करने के लिए हमें परीक्षण आवेश की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस पर विद्युत क्षेत्र आधारित नहीं है। अगला मुद्दा है धन आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र त्रिज्यावर्ती बाहर की तरफ। देख लें आप, ये धन आवेश है तो इससे विद्युत क्षेत्र कहाँ जा रहे हैं, सब बाहर की तरफ दिखाए जाएंगे इस तरह से, और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र त्रिज्यावर्ती अंदर की ओर होता है। ये ऋण है तो इससे कारण सारे के सारे कहाँ होंगे बेटा, अंदर की ओर होंगे। अब ऐसा होने का कारण क्या है, क्योंकि धन आवेश हमने अपनी परिभाषा में क्या लिया है, यहाँ पर एकांक धन आवेश की कल्पना की है बेटा। तो एकांक धन आवेश की कल्पना की, तो इस एकांक धन ये पॉजिटिव है, तो ये धन आवेश क्या कर रहा है, इसको अपाकर्षित करेगा। तो अपाकर्षण मतलब दूर भगाना, और अभी हमने बात की कि जो दिशा विद्युत क्षेत्र की होती है वही दिशा किसकी होती है, विद्युत बल की, या वाइस वर्सा, जिस दिशा में बल होता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है। परिभाषा अनुसार हमने यहाँ पे फिर से एकांक धन विद्युत आवेश लिया, तो ऋण वाला क्या करेगा, इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए क्या हो गया, जो दिशा बल की होगी वो विद्युत क्षेत्र की, इसलिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, त्रिज्यावर्ती अंदर की ओर होता है। चौथा मुद्दा आता है यहाँ पर, विद्युत आवेश Q से समान अंतर पे आए सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होता है। जैसे हमने यहाँ पे बात कर ली कि भाई E समानुपाती क्या है, तो 1/r² है, ये अंतर पर आधारित है। जैसे हमने सूत्र लिखा ना ये वाला, ये देखिए यहाँ पर r आया है, r वर्ग उसके समानुपाती है। मतलब सब जगह अगर मैं यहाँ पे किसी बिंदु आवेश की कल्पना कर लूँ, ये रहा, तो इससे r अंतर पे, समान अंतर पे आप चाहे जहाँ जाओ आपको क्षेत्र की तीव्रता समान मिलेगी। तो इसके कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स है बेटा। इसके बाद आ जाए हम, अगला टॉपिक है बिंदुवत विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें इसका सूत्र निकालना है।
हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें। एक्स वाई एंड जेड, हमने कल्पना कर लिया कि यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है और ये है कैपिटल Q, राइट। और इस बिंदु पे मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इस बिंदु P पर। इसका सदिश कितना बेटा, वेक्टर R हमने मान लिया। अब यहाँ पे किसी हम आवेश की कल्पना तो करेंगे क्यू नॉट, तो बहुत सरल मुद्दा कि भाई चित्र में दर्शाए अनुसार उद्गम बिंदु पर एक बिंदुत आवेश Q है। इस बिंदुत आवेश से R सदिश वाले बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस बिंदु P पर हमने एक आवेश Q नॉट रखा हुआ है, तो Q आवेश के कारण इस आवेश Q नॉट पर लगने वाले बल का सूत्र, तो F वेक्टर R बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर R कैप। अतः विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो E वेक्टर R इज इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला देखा था अभी, ये होता है F बाई Q। हमने Q नॉट लिया तो यहाँ पे Q नॉट लिखते हैं, Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q बाय R स्क्वायर R कैप। ये हो गया विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। किसी कारण, बिंदुवत विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। यहाँ पर अगर नोटिस करें आप, तो ये E समानुपाती 1/R स्क्वायर है, मतलब जैसे जैसे अंतर बढ़ेगा वैसे से बहुत ड्रामेटिकली, बहुत रफ्तार से इस E का मान घटता जाएगा। सो दिस इज E एंड दिस इज R, ये ओरिजिन है। इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। हमने बहुत सारे आवेशों की यहाँ पर कल्पना कर ली है। अब अगर देखा जाए, मैं ऐसे भी चित्र बना सकता हूँ, आपको अगर ये चित्र डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप ये वाला चित्र बनाएं यहाँ पर इस तरह से। एक्स वाई जेड, और यहाँ पे बहुत सारे आवेशों की कल्पना कर लें आप। Q1, Q2, Q3 और Qn, और एक आवेश दिखा दें आप यहाँ पे कहीं, सॉरी बिंदु, जिस बिंदु पे आपको क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, P बिंदु लिख के, और फिर इन सब के सापेक्ष इनकी स्थिति सदिश बता सकते हैं आप, ठीक है ना। ये चित्र भी चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर, इस P बिंदु पर। ये P बिंदु देखो यहाँ पे प्रदर्शित किया गया, ये रहा, और बहुत सारे आवेश देख के रखें, ये रहे सब, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है बेटा। Q1 से इस P का अंतर हमने लिखा R1, देखो ये वेक्टर R1P, एक्चुअली P1 भी प्रदर्शित किया जा सकता है, इसी प्रदर्शन के ऊपर डिपेंड करता है कैसे लिखना है, पर दिशा में कभी भूल नहीं करेंगे। हमने स्टार्टिंग की थ्योरी में क्या लिखा था, ये वाला कि भाई हेड माइनस टेल, तो RP माइनस R1, ठीक है। इसलिए कोई ज़रूरत नहीं कि आप बुक का ही लिखें, अलग लिख सकते हैं, पर बुक का प्रिपेयर हो जाए तो इट इज़ वेल एंड गुड, कोई टेंशन नहीं फिर। चलिए, तो सबसे पहले मुझे अगर इस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो मैं हेडिंग दे दूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर, तो भाई P बिंदु पर। तो किसके कारण, तो पहले के कारण, किसके कारण, दूसरे कारण, ऐसे कहाँ तक जाएंगे हम, nवें आवेश के कारण तक जाएंगे, सही है ना। अब हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या, अभी हमने जो हाल में प्राप्त किया, तो सूत्र की तीव्रता का मतलब फॉर्मूला क्या था, इट इज़ K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं हम, ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए, K की जगह पर आ गया ये, करेक्ट। अब उसके बाद क्या, चलो कौन सा आवेश, तो पहला आवेश, तो मैंने लिखा Q1, फिर बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर अंतर के लिए, तो KQ बाय R स्क्वायर होता है हमारा मेन फार्मूला, ठीक है ना। तो KQ बाय R स्क्वायर, अंतर किसके किसके बीच का, तो पहले आवेश से लेके P के बीच का अंतर।
लेकिन उसकी दिशा भी दिखानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, R1P कैप कर देंगे। बच्चों यहाँ पे RP1 कैप भी चलेगा, ध्यान रखना, पर बुक में ऐसा इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। 1/4πε0 हो गया, करेक्ट है। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर अभी बताइए? तो Q2 दूसरे आवेश का नंबर है, यहाँ पे R² और 2P आ जाएगा, यहाँ पर 2P कैप आ जाएगा। ऐसा हम अनंत तक चलते रहेंगे। और ऐसा करने के बाद मैं इसको समीशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे? कि सब में से 1/4πε0 तो कॉमन आ जाएगा, राइट ना, बाहर की तरफ निकल गया। और इन सबको समेशन कर देंगे आप, तो क्या आ जाएगा, समेशन कहाँ से कहाँ तक, I रनिंग फ्रॉम 1 to N, N में आवेश तक जाएगा। और यहाँ पे क्या, QI एंड डिवाइडेड बाय RIP² और यहाँ पे RIP कैप, इसकी दिशा हो गई अलग। तो यहाँ पर असंख्य आवेशों के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। मान लेते हैं इस P बिंदु का जो स्थिति सदिश है वो वेक्टर R है, तो मैं इसको इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला भी आ गया आपके सामने कि असंख्य आवेशों के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इसके बाद हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को समझ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को समझने के लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण शुरू करते हैं। देखिए, आपको इस चित्र में दिख रहा है कि भाई कोई व्यक्ति एक कार को रफ्तार से लेके जा रहा है और एक कार्टून पिक्चर है। तो कार्टून में आपने मोस्टली देखा होगा, हमेशा कार की रफ्तार को दिखाने के लिए ऐसे पीछे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर इसको और तेज स्पीड दिखाना है तो हम और लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और तेज तो और लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ऐसा कार्टून में, कॉमिक में या फिर पेपर में कभी कोई कार्टून मूविंग कार दिखाई हो तो इस तरह की रचना होती है। मतलब ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं का उपयोग करके हम रफ्तार को दिखा रहे हैं। इसी प्रकार हम विद्युत क्षेत्र, हमको दिखता तो है नहीं, पर उसकी उपस्थिति, उसकी प्रबलता दर्शाने के लिए हम एक काल्पनिक रेखाओं की यहाँ पे उपयोग करने जा रहे हैं, कल्पना करेंगे हम इन क्षेत्र रेखाओं की। तो इसकी बड़ी सरल परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्शक उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाता है। कि आपने अवकाश में कहीं पर भी, जैसे आपने एक रेखा से खींच ली, लेकिन आप किसी बिंदु पे जाके स्पर्शक खींचे तो वो बिंदु पर खींचा गया स्पर्शक उस जगह पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा हो वही दिशा दर्शाए। चलिए अब अगर हम इसको यहां पर लाके देखें, देखिए हमने मान लिया कि एक ये बिंदुवत आवेश है, दिख रहा है बच्चों, ये बिंदुवत आवेश। इस बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होगा, त्रिज्यावर्ती बाहर की ओर, हमने पहले मुद्दा पढ़ लिया। अब रेखाएं देखें तो रेखाओं को हमने बीच में से तोड़ा क्यों है, ये टूटा क्यों ये? तो एक्चुअली टूटा यहाँ पे हमने तोड़ा नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर एक मुद्दा देखा था, कहाँ गया, ये बाहर की ओर। यहाँ पर देखो हमने कहीं पर रेखाओं को यहाँ पे तोड़ के नहीं रखा है, हमने लगातार दिखा दिया है। तो वहाँ पे टूटने का क्या अर्थ हुआ, क्या क्षेत्र रेखाएं टूट रही हैं तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं है? बिल्कुल नहीं। ऐसी चीज़ अपने दिमाग में मत रखिएगा कि यहाँ पर ये टूटा हुआ भाग दिखा रहा है कि यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता नहीं है। यहाँ पे प्रदर्शन करने का मुख्य कारण कैसा कि यहाँ तक रेखा बड़ी है, इसका मतलब अगर यहाँ पर मैं बिंदुवत आवेश रखूँ तो उसके ऊपर बल का मान ज़्यादा होगा, यहाँ पर बिंदुवत आवेश रखूँ तो उसका बल का मान थोड़ा कम, यहाँ रखेंगे थोड़ा और कम, यहाँ रखेंगे और कम और कम, ऐसा कम होता चला जाएगा। फिर आप इन सारी की सारी बल रेखाओं को जोड़ दोगे तो आपको क्षेत्र रेखा मिल जाएगी। एकदम सरल भाषा है ये। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि जब ये काल्पनिक रूप से खींची गई रेखाएं हैं तो कोई व्यक्ति तो इस धन आवेश से निकलने वाली ज़्यादा रेखा खींच दे तो क्या प्रबलता बढ़ गई? अब अगर धन आवेश वही है, मिस्टर राम ने ऐसी रेखा ड्रॉ की इसको बताने के लिए और मिस्टर श्याम ने ऐसी ड्रॉ की, तो मिस्टर श्याम के अनुसार तो इसकी क्षेत्र की प्रबलता ज़्यादा है और इसकी कम है। तो ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हम ऐसी बात करते हैं कि यहाँ पर सापेक्ष प्रबलता देखनी होती है। जैसे कि ये धन आवेश
मैंने यहाँ पे 3 रेखा खींची, एग्जैक्ट इस जगह पर और एग्जैक्ट इस जगह पर। अगर मैंने दोनों प्लेन बनाए इस तरह से, तो आप देख सकते हैं इसमें से एक रेखा गुजर रही है, इसमें से 3 गुजर रही है, मतलब यहाँ की प्रबलता यहाँ के सापेक्ष ज़्यादा है। अब किसी ने रेखा अगर ज़्यादा खींच दी हो, तब भी बात तो वही आ रही ना कि यहाँ की प्रबलता इसके सापेक्ष ज़्यादा है। तो हम जो यहाँ पर एक विस्तार में रेखाओं को खींच देते हैं, उसका सिर्फ रेखाओं की संख्या के ऊपर से नहीं, रेखाओं के घनत्व को देखते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल में से, और सापेक्ष में देखते हैं। इसके लिए दूसरा चित्र अपने पास है, ये देखिए, यहाँ पर हमने इस बिंदुवत आवेश की कल्पना की है। यहाँ ये क्यों आवेश है, इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की रेखाएं भी खींची जा चुकी हैं, आप देख सकते हो उसको। यहाँ पर मैंने एक पृष्ठ बनाया ये वाला, इसमें से देखो, और यहाँ से एक पृष्ठ हमने बनाया, ये देखिए, राइट। दोनों के लिए कोण समान है, दोनों के लिए जो कोण बनेगा डेल्टा समान होगा। लेकिन इस विस्तार में मैंने एक पृष्ठ खींचा आर, तो ये, और दूसरा एक पृष्ठ खींचा यहाँ पर एस, तो ये एस वाला कहाँ होगा, दुर्बल क्षेत्र वाले स्थान में आ गया, और ये कहाँ पर आ गया, प्रबल क्षेत्र वाले स्थान में आ गया। सही है ना। मतलब हुआ कि जहाँ से क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा जाएं, तो उसकी परिभाषा है विद्युत क्षेत्र की प्रबलता के लिए। फिर बोल सकते हैं कि जिस विस्तार में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रति एकांक क्षेत्रफल ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर क्षेत्र की प्रबलता ज़्यादा होती है। लेकिन ध्यान रखना है, सापेक्ष के स्वरूप में बोला गया है, इसके सापेक्ष बोला जा रहा है। अलग अलग विस्तारों के लिए नहीं बोलेंगे कि इस धन वाले का और इस धन वाले का, ना, इसी धन वाले के लिए इसके सारे विस्तार के सापेक्ष में मैंने किसी विस्तार के लिए कहा, तो ये प्रबल क्षेत्र वाला ये और निर्बल क्षेत्र वाला ये बनेगा बेटा। चलिए हम इससे आगे आ जाएं। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के महत्वपूर्ण गुण। क्या क्या गुण हैं इसके देख लें। सबसे पहला गुण है, क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यदि आवेश एकल हो तो ये अनंत से आरंभ अथवा अनंत पर समाप्त होती हैं। देखो बच्चों, अगर यहाँ पर एक धन आवेश लगा दें, यहाँ पे एक ऋण लगा दें, तो धन में से तो निकलती ऋण में ही जाएंगी, ये तो ठीक हो गया। आप कल्पना कर सकते हो कि यहाँ पे एक अंक धन आवेश है, ये इसको अपाकर्षित कर रहा है, ये इसको आकर्षित करता है, तो रेखा पूर्ण हो गई। लेकिन अगर सिर्फ अकेला आवेश यहाँ पर है धन पॉजिटिव, चलो नेगेटिव सॉरी, तो यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं अंदर कहाँ से आ रही हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे उसको, अनंत से आती हुई। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, कहाँ तक जाएंगी, कोई सीमा नहीं है, अनंत तक चली जाएंगी। अगला मुद्दा, किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं को ऐसे सतत वक्र माना जा सकता है जो कहीं टूटे नहीं। बताया ना हमने भी कि जैसे धन आवेश है तो बस इससे क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, लगातार बाहर निकलती जाएंगी, कहीं टूटेंगी नहीं, ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं। बना दे एक बार फिर से इसको, ये कोई प्लस चार्ज है, इससे क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, अनंत जाएंगी, कहीं रुकने वाली नहीं है, और सतत रेखा खींच सकते हो आप इन सब की, राइट ना। इस तरह से ये क्षेत्र रेखाएं बिना टूटे अनंत तक अपना गमन करेंगी। अगला आता है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कदापि नहीं काटती। देखो बच्चों, अगर हम दो क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे से काटने के संदर्भ में बात करते हैं, जैसे एक ये गया और एक ये गया, तो इसका मतलब मैं एक ही बिंदु पर दो स्पर्शक खींच ले रहा हूँ, जो गणित के स्वरूप से गलत है। हमेशा एक ही स्पर्शक खींचा जा सकता है, मतलब एक किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कोई एक निश्चित दिशा होगी, अलग अलग दिशाएं बनती नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कदापि नहीं काटती, कभी भी नहीं काटेंगी। जैसे हम उदाहरण ले लें, अगर आप सिंपल समझने के लिए, आप होली खेलने गए हों, सपोज आपके पास एक बाल्टी भर के रंग पड़ा हुआ है, आपके फ्रेंड के पास एक चम्मच जितना कलर पड़ा हुआ, ठीक है ना,
दोनों ने 1 2 3 एक दूसरे पे फेंक दिया, क्या होगा? सपोज ये ग्रीन कलर है और ये रेड कलर है, तो क्या ऐसा होगा कि इस रेड कलर में से होता हुआ ये ग्रीन कलर तुम्हारे ऊपर गिरेगा और रेड वाला उसके ऊपर गिरेगा? नहीं, ये दोनों मिलकर एक ही दिशा बना लेंगे, या तो इधर चले जाएंगे, ऊपर चले, कहीं चले जाएंगे, अलग अलग दिशाएं नहीं बनेंगी, असंभव है, कोई चांस ही नहीं है। आप किसी एक ही बिंदु पर हो और बोलते हो मैं दो तरफ जा रहा हूं, नहीं भाई, ये नहीं, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही बनेगा। तो यहाँ पर दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे धन है, ये धन है, देखो एक दूसरे दूर भाग जा रही हैं, आगे समांतर हो जा रही हैं, पर ऐसे होके काटेंगी तो नहीं, बिल्कुल नहीं काटने वाली। अगला मुद्दा है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। बंद लूप कहते किसको है? कि जैसे यहाँ प्लस से निकले, यहाँ माइनस में आके खत्म ना हो, यहाँ से वापस आए, मतलब रेखाएं ऐसी बतानी पड़ेंगी। तो ऐसा तो बनता नहीं है, ये धन में से निकलता है और ऋण में आके समाप्त हो जाता है। देख लो आप, यहाँ से सब निकलने वाले ही हैं, वापस कोई नहीं आ रहा है, और यहाँ पे सब आने वाले ही हैं, कोई बाहर नहीं जा रहा है। तो ये बंद लूप का निर्माण करती नहीं है। अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। दो ध्रुव की बात हम करने जा रहे हैं। दो ध्रुव मतलब क्या? तो यहां पर एक धन और एक ऋण आवेश की बात करनी है। परिमाण में समान एवं विजातीय बिंदु आवेशों धन Q और ऋण Q को एक दूसरे सीमित अंतर पर रखकर बनाई गई रचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हम इस रचना को बना के देखें यहां पर, जैसे ये प्लस Q, ये माइनस Q, तो दो आवेश हो गए यहाँ पर। इन दोनों आवेशों के बीच का अंतर भी सीमित है। अंतर को हम ले लेते हैं 2a। 2a लेना ज़रूरी नहीं है, आप r भी ले सकते हो, परंतु आगे गणनाओं में क्या होगा, हम इसके मध्य बिंदु के सापेक्ष दोनों तरफ a लेके गणना कर सके, बस इसलिए। तो ये रचना हो गई वैद्युत डाइपोल। हम इसके कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स देख लें। कुल आवेश कितना होता है, मतलब मैं यहाँ पे लिख दूँ Q टोटल, तो इसका कुल आवेश हो जाएगा 0। लेकिन इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे धन Q तथा ऋण Q भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं। अगर अलग अलग जगह पर हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी भी 0 नहीं होगी। दिशा क्या है इसका? तो वेक्टर E की दिशा धन Q से ऋण Q की ओर होता है। इतना तो क्लियर हो गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर मिलेगी, पर कुल आवेश का मान 0 बनेगा। अब अगर हम बात कर लें एक नई भौतिक राशि, इसी में वैद्युत डाइपोल मोमेंट, तो वो होता है वेक्टर P इज इक्वल्स टू 2a वेक्टर Q। इसका मात्रक हो जाएगा कूलम मीटर। तो वैद्युत डाइपोल मोमेंट क्या है? इसकी प्रबलता को बताता है, इनके बीच के अंतर और आवेश के मान के गुणनफल के बराबर। इसकी दिशा क्या होगी? तो इसकी दिशा होती है -Q से +Q की ओर, ऋण से धन। अगर हम कल्पना कर लें यहाँ पे Cu एटम है, इस Cu एटम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। इस इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होगी इस धन आवेश की तरफ जाने की, इस तरफ इसके ऊपर बल लगता रहेगा। हम इसी दिशा में क्या करते हैं, इस डाइपोल मोमेंट की दिशा को कल्पित करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न क्षेत्र। हमें गणना करनी है क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने प्रदर्शित किया दो आवेश हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, एक धन आवेश ये रहा, ये धन आवेश, दूसरा आवेश यहाँ पर है, ये ऋण आवेश है।
इनके बीच का अंतर आपको दिख रहा है, ये अंतर कितना 2a दे के रखा हुआ है, तो इनके बीच का अंतर 2a है। डाइपोल मोमेंट की दिशा ये होगी p। इस बिंदु पर मुझे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर आप नोटिस करें तो धन वाला क्या करेगा, इसको अपाकर्षित करेगा, दूर भगाएगा, मतलब ये हो गया वैद्युत क्षेत्र इस P बिंदु पर धन आवेश के कारण, ठीक है। और यहाँ पर ये दिशा क्या हो जाएगी, ये आकर्षित करेगा ऋण वाला अपनी तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर E माइनस क्यू वो आकर्षित करेगा। मैंने इसके मध्य बिंदु से इसका अंतर क्या रखा हुआ है, स्मॉल r, ठीक है। अब दोनों के अंतर देख लेते हैं बच्चों। देखिए ये है a, मालूम है ना, अभी मैंने बताया हाफ पॉइंट, इनके बीच का कुल अंतर है 2a, तो इसका आधा अंतर कितना हो जाएगा, a। यहाँ से इसका अंतर यहाँ तक का r तो है ही, ये दिख रहा होगा आपको। अब निकालना है ये अंतर, तो ये अंतर कितना हो जाएगा, दिस विल बी r माइनस a, और यहाँ से अगर अंतर निकाला जाए तो ये क्या हो जाएगा, r प्लस a। ये दोनों अलग अलग अंतर मिल गए। अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की दिशा आपको दिख रही है, डाइपोल मोमेंट की दिशा ये है, और डाइपोल मोमेंट की दिशा और किसकी बच्चों, E प्लस क्यू की दिशा दोनों बराबर है, लेकिन E माइनस की दिशा उल्टी है, इसको ध्यान रखिएगा। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम एक एक करके जैसे हम गणना करते हैं कि भाई बहुत सारे आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालें, कैसे हो जाएगा। तो यहाँ EP वेक्टर इज इक्वल्स टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। शुरू करें प्लस के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q आवेश धन वाला ही रहेगा, राइट है ना, पर मान तो Q है उसका, बाय r स्क्वायर डिस्टेंस होता है, देख लीजिए धन से उसका अंतर कितना है, तो धन आवेश ये रहा बेटा, धन आवेश से इसका अंतर कितना, r माइनस ए वर्ग कर दिया। किस दिशा में लग रहा है ये, तो डाइपोल मोमेंट की दिशा में लग रहा है, इसलिए मैंने इकाई सदिश दे दिया, मान समान नहीं दिशा समान। चलिए अगला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, माइनस वाला आवेश दूर है तो वो r प्लस ए स्क्वायर, उसकी दिशा क्या है, माइनस पी कैप है, एग्जैक्ट उससे उल्टी है, किससे, डाइपोल मोमेंट की दिशा से। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन हो तो निकाल लें, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, यहाँ पे r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर पी कैप। सिंपल गणना, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे r प्लस ए होल स्क्वायर, यहाँ पे r माइनस ए होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा, ए पी कैप हो गया। ये Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रेकअप करो इसको, r स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 2ra माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड हियर इट इज p कैप। Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करें, देखिए आप ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो बच रहा है उसको लिख दें 4ra डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड दिस इज p कैप। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है, अंदर हमने 2 गुणा 2aq लिखा, ठीक है, और r आप चेक कर लें, Q4RA, तो Q4RA आ गया सारा स्टेप, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे p कैप।
1/4πε0, ये होता है मान बेटा डाइपोल मोमेंट P, यहाँ पे R ऐसा ही r² - a² होल स्क्वायर पी कैप, यहाँ पे मेंशन कर दूं कि P इज इक्वल्स टू इट इज 2aq। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब अगर यहाँ पे मैं ऐसी कल्पना कर लें, यदि बहुत छोटा अंतर हो, यदि r बहुत बड़ा हो a से, मतलब क्या आवेशों के बीच का अंतर बहुत कम है, लेकिन क्या हम बहुत ज़्यादा दूरी पर निकालना चाहते हैं क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एम्प्लाइज दैट मैं यहाँ पर a² की अवगणना करेंगे। किसके सापेक्ष बेटा? r² के सापेक्ष। इसलिए वेक्टर E हम P बिंदु पे ही निकाल रहे हैं, 1/4πε0 2πr। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा r² की घात 2, हमने अवगणना कर ली ना उसकी, इसलिए तो ये 1/4πε0 इट इज 2πr एंड डिवाइडेड बाय r⁴ क्यूब जाएगा, सॉरी r जाएगा, तो आपको मिलेगा 2p/r³ p कैप। मैं इसको लिख सकता हूँ अक्ष पर। तो हमको यहाँ पर कंक्लूजन मिला कि E अक्ष अगर निकालते हैं तो समानुपाती 1/r³ मिलता है। यहाँ पर वहाँ अंतर का वर्ग था बिंदुत के लिए, डायपोल के लिए क्या हो गया 1/r³ आ गया। इसी प्रकार से हम ये गणना कहाँ कर सकते हैं? विषुवतीय तल पर भी कर सकते हैं। विषुवतीय तल मतलब देख लो अभिलंब पर, मतलब हमने यहाँ पर अब बिंदु की कल्पना की है, इस जगह पर, यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता की मुझे गणना करनी है। किस तरह से करेंगे देखते हैं। ये धन आवेश है, तो इसके कारण उत्पन्न क्षेत्र क्या होगा बाहर की तरफ, तो इसने धक्का दिया, बाहर आया, ये रहा दिशा। दूसरा वाला क्या है बेटा? तो वो माइनस है, तो ये माइनस वाला मतलब क्या करेगा अंदर की तरफ, यहाँ पर आएगा। तो हमने यहाँ पे इसकी दिशा दिखा के रखी है। तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर E - q। अब इससे जो परिणामी मान बनता है, तो परिणामी कहाँ जाएगा? इनके बीच में, क्योंकि दोनों का मान तो समान होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये अंतर r, ये अंतर a, ये भी a, तो इस अंतर को अगर मैं x मान लूँ तो ये अंतर क्या होगा? दोनों के लिए समान होगा। आवेश का मान भी समान है, तो P बिंदु पे उनकी प्रबलता भी समान ही होगी, बस दिशाएं अलग अलग आ रही हैं। तो चलो करते हैं गणना इसकी हम। तो यहाँ पर मैंने लिखा EP, P बिंदु पर। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक्चुअल में क्या हो जाएगा? इन दोनों के सदिश योग के, किसके किसके? प्लस और -q। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर E + q और E - q के विद्युत क्षेत्र के मान बराबर 1/4πε0 q/, कितना बनेगा अंतर? तो अंतर को मैंने यहाँ पे लिया है x, तो kq/r² हो गया, सिंपल फॉर्मूला। ओके, लेकिन दिशाएं भिन्न भिन्न हैं, तो उन दिशाओं को देख लेते हैं अच्छी तरह से, चित्र में देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो प्लस वाला, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा और एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा। ये एंगल थीटा यहाँ पर, तो बेटा ये भी थीटा, तो ये हो जाएगा E + q cos थीटा, ये हो जाएगा E + q sin थीटा। इसी प्रकार से इस वाले आवेश के लिए भी निकाल लेते हैं, चलिए। तो उसके भी दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट कहाँ गया? नीचे की ओर गया, एक कहाँ गया? यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा E - q cos थीटा और ये हो जाएगा E + q cos थीटा। मतलब इसी बिंदु पर दो दिशाएं, एक ये बनी एक ये बनी, ये हो जाएगा E cos थीटा, E sin थीटा, ये E sin थीटा बना बेटा, ये E cos थीटा बना। दूसरे वाले के लिए हो जाएगा कुछ इस तरह से, उसका यहाँ पर E cos थीटा और ये E sin थीटा। क्यों हमने E लिख दिया?
प्लस क्यू माइनस क्यू की जगह आप देख लें यहाँ पर है, तो ये दोनों असरें एक दूसरे को निरस्त कर देंगी, ये कैंसिल हो गया, मतलब सिर्फ परिणामी मान क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, अच्छा दिशाओं को भी देख लें। डाइपोल मोमेंट की दिशा क्या होती है, ऋण से धन। डाइपोल मोमेंट इस तरफ है बेटा, ये रहा, और हमारा परिणामी मान इस तरफ आ रहा है, मतलब डाइपोल मोमेंट की विपरीत दिशा में रहेगा, ध्यान रखना। तो मैंने वेक्टर ई लगाया और कहाँ लगाया, विषुवत पर, तो लिख दिया यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और लगा दिया माइनस पी कैप विरुद्ध दिशा में, दोनों समान है, मैंने लिखा ई कॉस थीटा का डबल वैल्यू माइनस में पी कैप। ई अपने पास यहाँ पर है, इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा क्या बनेगा, आप बेटा इस चित्र को देख लें, यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है पास की भुजा बटे में कर्ण, मतलब a बटे में x हो जाएगा, तो लिख लेते हैं उसको यहाँ पर, a बाय एक्स हो गया, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa बाय एक्स क्यूब, यहाँ पे पी कैप को लिखना है, ये हो गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं p लिख सकता हूँ, और x फिर से इसी चित्र पे आ जाओ, ये पाइथागोरस लग रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, तो सिर्फ x क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर की घात 1/2, तो अब अगर मैं एक्स क्यूब लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर रेज टू 3/2 हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर ए स्क्वायर थ्री बाई टू। तो ये हुआ किस पे, विषुवत पर। कल्पना यहाँ पर भी, यदि a बहुत छोटा हो r से, इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर की अवगणना करने पर, कर लें अवगणना, तो ई विषुवत क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, रेज टू 3/2 है, इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब पी कैप। मतलब यहाँ पर भी शर्त वही आई कि विषुवत पे अगर आप निकालते हैं तो 1/r³ मिलता है। दोनों टॉप मोस्ट एमपी थ्योरी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इतना सा हमने पढ़ा। इसके बाद एक छोटी सी थ्योरी और है, देखें। एक समान बाह्य क्षेत्र में विद्युत ध्रुव मतलब विद्युत डायपोल का व्यवहार क्या होता है उसको देख लें। कहाँ पर? बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर। बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया गया तो उसकी हम कल्पना कर लें। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके, क्षेत्र को हम कैसे बताते हैं? सिर्फ लाइंस ड्रॉ करके बताते हैं। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कुछ लाइंस। दिशाएं हम तय कर लेते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हैं दिशाओं को। जिस तरफ बल लग रहा हो, जैसे माइनस वाला किस तरह प्लस की तरफ जाएगा, तो देखो ये मैं एरो यहाँ लगा रहा हूँ, मतलब ये सिरा क्या होगा? धन होगा बेटा, और ये सिरा क्या होगा? माइनस होगा। तो डाइपोल को हमने रखा, ये डाइपोल का ऋण सिरा है, ये डाइपोल का धन सिरा है। ये एक स्थिर डाइपोल है, मतलब एक निश्चित डाइ जो अपनी दिशाओं अपने रचना को तोड़े नहीं, मतलब धन और ऋण को अलग अलग लेके नहीं दौड़ सकते आप। ये रचना टूटेगी नहीं, हो सकता है सो किसी लकड़ी से हमने जोड़ के रखा हो किस इस तरह से। तो ऋण आवेश पे बल कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ होगा, और धन आवेश पे कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा। ऋण सिरा उसको खींचेगा। यहाँ पर क्या क्या आपको दिख रहा है? सबसे पहले मुद्दे देख लें। पहला मुद्दा कि जो डाइपोल मोमेंट है तथा कौन सा विद्युत क्षेत्र E है के बीच का कोण
थीटा है, हमने उसको थीटा मान लिया। ठीक है, चलिए ये बात तो कंप्लीट हो गई। तो P तथा E के बीच का कोण थीटा हो गया। अब देखिए कहाँ रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में। समान विद्युत यानी हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी हो, अलग अलग ना हो। चलिए गणना करना स्टार्ट करें, हम इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो धन आवेश और ऋण आवेश दोनों पे बल लग रहा है। दोनों बल किस तरह के हैं, दोनों पे बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में लेंगे, एक धन की तरफ जाएगा और एक ऋण की तरफ जाएगा। सही बात है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये बल नीचे आया माइनस पे, ये बल गया ऊपर। तो बलों की बात कर लूँ तो फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज वो हो जाएगा प्लस क्यू ई, तथा फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा माइनस क्यू ई। तो कुल बल क्या होगा बेटा, F इज इक्वल्स टू एफ प्लस क्यू और F माइनस क्यू। तो यहाँ पे प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई, मान क्या बन गया 0। जब किसी पर परिणामी मान शून्य मिलता है बल का, तो क्या करेगा वो पदार्थ कभी भी रैखिक गति नहीं करेगा। तो F बराबर 0 होने से डायपोल रैखिक गति नहीं करेगा। अब रैखिक गति तो नहीं किया बेटा, लेकिन आप देख लो इनकी दिशाएं परस्पर विपरीत तो हैं, लेकिन साथ ही साथ एक ही रेखा में नहीं है। जब एक ही रेखा में दो समान बल न लगते तो क्या बनता है, कपल बनता है, बल युग्म बनता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ F प्लस क्यू तथा F माइनस क्यू बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिससे डायपोल पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो चलो टॉर्क की गणना कर लेते हैं। डायपोल पर लगने वाला टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू किस पे प्लस क्यू आवेश पे, और साथ ही किस पे बेटा माइनस क्यू आवेश पे। तो टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है भाई आर क्रॉस एफ, इस पे कितना है प्लस क्यू ई है, इसका क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। तो माइनस ए क्रॉस ये था माइनस क्यू ई, दोनों प्लस ही हो जाएंगे, मतलब ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस क्यू ई। तो 2AQ क्रॉस ई हो गया। मैं इसको डाइपोल मोमेंट बना सकता हूं, तो क्या हो गया P क्रॉस ई, करेक्ट ना। तो टाउ बराबर हो गया बच्चों PE साइन थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। हमने बहुत बार डिफरेंट एंगल के लिए गणना की है। 0 के लिए कितना होगा, 90 के लिए कितना होगा, फिर यहाँ पे 180 के लिए कितना होगा, 270 के लिए कितना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए टॉर्क क्या हो जाएगा, इट विल बी PE, मतलब मैक्सिमम हो गया, सॉरी 0, माय मिस्टेक 0। इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा PE। इसके लिए टॉर्क फिर से 0 हो जाएगा, इसके लिए वापस मैक्सिमम हो जाएगा पर माइनस PE आएगा। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं संतुलन स्थिति, ठीक है ना। बैलेंस कंडीशन मतलब वो अपने इस संतुलन स्थिति में बना रहेगा। ये असंतुलन स्थितियां हैं, ठीक है। तो अलग अलग कोण पे क्या करेंगे, ये अलग अलग टॉर्क का मान दर्शाते हैं। मतलब ये क्या करेगा, ये घूर्णन करेगा, तो थीटा कोण से शून्य कोण तक आएगा।
जैसे मैंने यहाँ पे डाइपोल को ऐसे रख दिया विद्युत क्षेत्र में, तो क्या करेगा, घूम के यहाँ तक आ जाएगा। जब घूम के ऐसे बन जाएगा तो स्थिर हो जाएगा, मतलब ये घूर्णन करता रहेगा। अब इसको मुझे अगर इस कोण से घुमाना हो तो मुझे कार्य करना पड़ेगा। शून्य से अगर मुझे घुमा के इसको थीटा कोण तक लाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कार्य की गणना करनी पड़ेगी। अपने कोर्स में नहीं है, एक्स्ट्रा है, कभी समझ लेना, पूछ लेना, मुझसे बता दूंगा। हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्क इट इज़ PE1 माइनस कॉस थीटा सूत्र होता है, आपके नीट JEE में काम आएगा। ये तो समान वैद्युत क्षेत्र हुआ, लेकिन अगर वैद्युत क्षेत्र कैसा हो, असमान हो, असमान मतलब समझते हो, अलग अलग मान हो सब जगह, जैसे वो हमेशा बिंदुत आवेश से उत्पन्न होता है। जैसे ये देखो, क्षेत्र रेखाएं कैसी हो रही हैं, एक दूसरे दूर जा रही है ना, लेकिन दूर जाते जाते भी क्या कर रही हैं, अंतर घट बढ़ रहा है उनके बीच का, मतलब यहाँ पे प्रबलता ज़्यादा, यहाँ पे प्रबलता कम। तो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे E प्रपोर्शन 1/r² के अनुसार R बढ़ने से क्या हो रहा है, E घट रहा है। तो ये बनेगा असमान वैद्युत क्षेत्र। अब ऐसे असमान विद्युत क्षेत्र में अगर आप डाइपोल को रखो, तो देखो यहाँ पे रखा हुआ है हमने, ये पहला डाइपोल। अगर मैंने इस डाइपोल को ऐसे असमान विद्युत क्षेत्र में रखा तो क्या हो जाएगा बताइए। ये विद्युत क्षेत्र E की दिशा निश्चित कर ली हमने, तो कैसे भाई, ये बिंदु प्रबल क्षेत्र, ये बिंदु निर्बल, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रबल और ये क्या, निर्बल। ठीक है, तो एक प्रबल बना और एक क्या बना, निर्बल बना। चलिए हो जाए, यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो -Q पे जो बल लगेगा ये धन सिरा होगा, ये ऋण सिरा होगा। तो माइनस पे बल इस तरफ लगेगा, प्लस से बल इस तरफ लगेगा, तो नेट बल की दिशा कहाँ पर आ जाएगी भाई, नेट बल की दिशा इधर आ जाएगी। अच्छा, हमने प्रबल यहाँ पे उल्टा लिया है क्या, हम इसको कैंसिल कर दें, बुक के चित्र में उल्टी गणना है। ये प्रबल माना गया है और ये निर्बल माना गया, मतलब यहाँ पे माइनस आवेश ले लोगे तो ऑटोमेटिक कुछ इस तरह से बन सकता है। ठीक है ना, चलिए, तो नेट यहाँ जाएगा तो बढ़ते क्षेत्र की दिशा में बल आएगा। और अगर यहाँ पे मैं उल्टा बता दूँ, यहाँ कैसे, ये धन है और ये ऋण है, क्षेत्र की दिशा यही है और यही बढ़ती दिशा है, तो क्या हो जाएगा भाई, नेट बल इधर आएगा। करेक्ट ना। तो हमेशा क्या होगा, जिस तरफ हमारा बढ़ता विद्युत क्षेत्र होगा उसी तरफ बल क्या होगा हमारा मालूम पड़ेगा। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर असमान क्षेत्र के कारण ये ज़्यादा IMP नहीं है, पर टॉप मोस्ट IMP आपकी थ्योरी ये वाली है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट IMP, इसको बराबर प्रिपेयर कर लेना बच्चों। चलिए इससे आगे बढ़ जाए। इस बेस पे अब कुछ सम है हमारे पास, न्यूमेरिकल है। क्या देख के रखा है इसमें कि दो बिंदुत आवेश, एक 3 माइक्रोकूलम है और एक -3 माइक्रोकूलम है, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखे गए हैं। चलिए रख लेते हैं हम। तो एक आवेश यहाँ पर है, ये है QA, दूसरा आवेश यहाँ पर है QB, इनके बीच का अंतर 2A बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, मतलब कितना 2 × 10⁻⁻1 मीटर। ये कितना है +3 × 10⁻⁻6 कूलम, ये कितना है -3 × 10⁻⁻6 कूलम। करेक्ट। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब देखो यहाँ पर इसके मध्य बिंदु एग्जैक्ट यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो धन से क्षेत्र बाहर जाएगा और बेटा ऋण से क्या होगा, अंदर आएगा, दोनों की दिशा समान हो गई। तो अगर यहाँ पर नोटिस करें आप, तो जो क्षेत्र होगा पहले वाले कर्ण, जो क्षेत्र होगा दूसरे वाले कर्ण, दोनों का मान है समान और आएगा कितना, वो KQ/R अंतर। अब कितना अंतर होगा बताओ, सिर्फ A हो जाएगा क्योंकि आधी दूरी लेनी है हमको इतनी, इसके लिए भी आधी दूरी, तो क्या A² हो जाएगा। मैं गणना कर लूँ यहाँ पे 9 × 10⁹, Q का मान कितना देख के रखा है, तो 3 × 10⁻⁻6, और यहाँ पर A अंतर कितना फिर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10⁻² का होल वर्ग। तो ये 9, ये 3, ऊपर कितना बचा 10⁻3, यहाँ पे 10⁻², मतलब E का मान कितना हो जाएगा
27 10 कितना 5 न्यूटन पर कूलम। अतः मैं उस मध्य बिंदु पे जब निकालता हूँ OP पर, तो अगर मैं सदिश लगा दूँ, ये से होता तो ट्वाइस ही है ये दोनों का योग, तो ट्वाइस E पर किस दिशा में होगा, तो वो होगा A से B की दिशा में। कितना मान है, तो ये 27 × 10⁵ है न्यूटन पर कूलम, गुणा कर लो 54 10⁵ न्यूटन पर कूलम। आप लिख सकते हो 5.4 10⁶ न्यूटन पर कूलम। इसी में बी पार्ट दिया बेटा सवाल में। क्या है बी पार्ट? यदि इतना परिमाण का कोई ऋणावेश परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो उस पर बल कितना लगेगा। तो बल क्या होता है बेटा, QE होता है, ये 1.5 10⁻⁹ है, और विद्युत क्षेत्र यहाँ पे इतनी वैल्यू दे के रखी, गणना करेंगे आप, होमवर्क है आपका, ये आंसर आ जाएगा न्यूटन में। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर, किसी निकाय में दो आवेश, एक 2.5 10⁻⁷ है और एक -2.5 10⁻⁷ है, क्रमशः दो बिंदु इतने और इतने पर है, तो निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव निकालो। चलिए करते हैं गणना। तो टोटल चार्ज क्या होता है, तो वो होता है भाई दोनों आवेशों का योग, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो 10⁻⁷ और ये 2.5 10⁻⁷ है, आंसर 0 आ जाएगा। अब निकालना क्या है, डायपोल मतलब P2A वेक्टर Q होता है, तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या निकालना है, 2A वेक्टर। क्या दिशा होती मालूम है ना, दिशा देख लो पहले, भूल मत जाना। ये QA जो कि पॉजिटिव है, ये QB जो कि नेगेटिव है, दिशा होती नेगेटिव से पॉजिटिव। ये P मतलब A माइनस B हुआ, हेड माइनस टेल, मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं RA माइनस RB। RA कितना है, इट इज़ 0 0 -15, ये है 0 0 +15, गणना करेंगे तो 0 0 -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। चाहूँ तो इसको मैं -30 K सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ Z दिशा में है। अतः P = 2A वेक्टर Q पे आ जाऊँ मैं, तो ये हो जाएगा -30 K, करेक्ट। और यहाँ पे Q का मान कितना बेटा, तो 2.5 10⁻⁷ क्या करेंगे, गणना। क्या है ये, होमवर्क पक्का ट्राई करना है आपको। अगला प्रश्न है, ये भी सरल है एकदम। इतने कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव इतने परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर रैखिक है, तो कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर P गिवन है ना बेटा, P = 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, और वैद्युत क्षेत्र का मान दे के रखा है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कोण कितना दे के रखा है, 30। तो यहाँ टॉर्क क्या था बेटा, PE sin थीटा। P कितना है, तो 4 × 10⁻⁹, E कितना है, तो 5 × 10⁴, और ये हो गया sin 30। गणना कौन करेगा, आप। क्या है, होमवर्क। तो बस ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश किया हमने। वीडियो को बार बार देखना, जहाँ डाउट आप मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सएप करके या कॉल करके। कंपलसरी वीडियो एक बार नहीं बार बार देखना है, रिपीट करना है, रिवाइज करना है, तो प्रिपेयर हो गया। राधे राधे।